हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे थे पद की पहचान और उसका हम लोगों ने प्रश्नोत्तर भी कर लिया, पाठवाचन भी कर लिया। अब हम लोग आगे का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बड़े भाई साहब। ये प्रेमचंद की रचना है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस रचना में हम लोगों को पढ़ना है। प्रेमचंद ने बहुत बड़े उपन्यासकार, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद बहुत बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार और उपन्यास का सम्राट भी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनकी चुनिंदा कहानियों में से ही आज हमें जो कहानी पढ़नी है वो कहानी है प्रेमचंद बड़े भाई साहब। तो हम इनका पाठवाचन कर लेते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। लेखक यहाँ अपने बड़े भाई के बारे में बता रहे हैं कि मेरे भाई मुझसे 5 साल के बड़े थे और 3 दर्जे आगे भी थे, लेकिन और उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में लेखक ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन आज परिस्थिति ये थी कि लेखक और वो दोनों एक ही कक्षा में थे। तो इसके पीछे यह मकसद था लेखक के बड़े भाई का कि उनका मानना था कि जब मजबूत शिक्षा, बेसिक जो हमारी शिक्षा है वही मजबूत नहीं होगी तो आगे की शिक्षा क्या मजबूत होगी। इसलिए वो बुनियाद को मजबूत करना चाहते थे। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं। अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे लेखक यहाँ पर, और वो बता रहे हैं कि उनकी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे और उनकी निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और इसी में वो अपनी शालीनता समझते थे। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा स्टडी करते थे, पढ़ाई पर उनका विशेष ध्यान रहता था। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। उनके पढ़ने के तरीके पर लेखक यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो पढ़ते थे और मन बहलाने के लिए कि कॉपियों में, किताबों में, किनारे में चिड़ियाँ वगैरह कुछ भी पेन से वो बनाना शुरू कर देते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। वो अपनी कॉपियों में, पुस्तकों में कुछ न कुछ लिखा करते थे बड़े भाई साहब, और एक दिन लेखक ने जब उसको देखना चाहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ ये सब देख करके कि वहाँ पर अटपटी चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ कुछ शब्द लिखे हुए थे। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। वह 9वीं कक्षा में थे और ये 5वीं में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी कि वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको समझना लेखक के बस के परे था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। लेखक को पढ़ने में ज़रा भी रुचि नहीं थी और इसके विपरीत उनके बड़े भाई साहब पढ़ाई के लिए किताबों के में लगे रहते थे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। मतलब कि लेखक अपने चंचल स्वभाव को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि वह तरह तरह से पढ़ाई को से ध्यान भटकाने के लिए खेलने के लिए निकल जाते थे, तितलियाँ बनाते थे। अगर कोई बच्चा मिल गया तो फिर उनके तो दिन ही बन जाते थे। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते, और जैसे ही खेल करके लेखक अंदर आते थे तो अपने भाई का गुस्साया हुआ, धमधमाया हुआ चेहरा देख करके उनके प्राण सूख जाते थे, वो डर जाते थे। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे?
हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मैं चुप हो जाता था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोज़ से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। और भाई का फिर गुस्सा फूट पड़ता था और वो काफ़ी डांटना शुरू कर देते थे। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। और डांटते और इस तरह से डांटते हुए शब्दों को बोलते कि इस तरह से इंग्लिश पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। अगर ऐसा रहता कि चलते फिरते अंग्रेज़ी सीख ली जाती तो आने जाने वाला बिना पढ़ने लिखने वाला भी अंग्रेज़ी को सीख जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है, आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। वह डांटते डांटते अंग्रेज़ी की व्याख्या पूरा कर देते हैं, विशेषताएं बताने लगते हैं, उसके सीखने की कठिनाइयों से लेखक को अवगत कराने लगते हैं। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। लेखक के भाई उसको डांटते हुए ये कहते हैं कि तुम मुझसे भी सबक नहीं लेते कि मैं दिन रात कितना पढ़ते रहता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। लेखक अब यहाँ पर पूरी बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार भाई उन पर रोष प्रकट करते और उस रोष में भी उनका ज्ञान किस तरह से वो बघाड़ते थे। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? बड़े भाई साहब कहीं आते जाते नहीं थे, तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि तुमने मुझे कभी जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? वह अपनी बात करते कि मैं 2-2 साल 3-3 साल एक ही क्लास को खूब पढ़ता हूँ ताकि बुनियाद मेरी मजबूत हो, पढ़ाई मजबूत हो, और तुम चाहते हो कि खेलते कूदते तुम पास हो जाओ और आगे जीवन में कुछ कर भी लो। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? और उनकी डांट के का एक एक शब्द लेखक के कानों में पड़ता है और वो उनको अक्षरशः यहाँ पर उतारते चले जाते हैं। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। इतनी डांट सुनने के बाद लेखक अपनी मनस्थिति बताते हैं कि वह आंसू बहाने लगते हैं। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? गलती मैंने की, खेलने मैं गया तो डांट भी मुझे ही सुननी है, मेरे अलावा तो कोई सुनेगा नहीं। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। उनकी बातों से को सुन करके रोते और रोने के बाद ये सोचने लगता कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। वो मेहनत नहीं करना चाहते थे कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है और अगर इतना पढ़ना है तो पढ़ाई मेरे बस की चीज़ नहीं है। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। बच्चे का मन ऐसा ही होता है कि वह तुरंत अपने बातों को बदल लेते हैं, तुरंत अपनी बातों को वहाँ पर जब अपनी मनस्थिति को चेंज कर लेते हैं और फिर 1-2 घंटे के बाद निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मतलब कि वो चाहता था कि एक प्लानिंग कर ले, एक रूटीन बना ले, एक टाइम टेबल बना ले अपने पढ़ाई का, लेकिन खेल कूद के कारण वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता था। प्रातःकाल उठता 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। ऐसे उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया पर वह शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते थे। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना,
6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर फिर विश्राम। इस तरह से वो अपने दैनिक चर्या को बनाते थे, दैनिक दिनचर्या को वो बनाते थे और बनाने के बाद उसका चाहते थे कि वो कड़ाई से पालन करें, लेकिन पालन करना उनके बस की बात ना थी। ये चैप्टर फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे, तो हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में होगा। इसके बाद का पाठ वाचन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।